गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल दीप ज्योति प्रजापति में। आज मैं आपको चैप्टर 3 बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 जिसमें 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे आए हुए क्वेश्चन हैं यूपीपीसीएल या किसी भी टेक्निकल भर्ती के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने निकाल के ये किए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, परमाणु में निम्न 3 गुण पाए जाते हैं। तो परमाणु में जो निम्न 3 गुण पाए जाते हैं उसका आंसर आपको देना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। सेकेंड दिया गया है मेसॉन, फोटॉन, इग्निट्रॉन। थर्ड ऑप्शन दिया गया है फोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। डी ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इग्निट्रॉन। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा वो देखते हैं हम। तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों फर्स्ट नंबर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये तीनों परमाणु में गुण पाए जाते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं जो प्रोटॉन होता है इसे धन आवेश से प्रदर्शित किया जाता है और इसे पी से प्रदर्शित किया जाता है, पी अक्षर से लिख प्रदर्शित किया जाता है। प्रोटॉन की खोज जो हुई थी वो सबसे पहले खोज की थी वो की थी रूथरफोर्ड ने 1911 में की और सन 1886 के अंदर ही गोल्डस्टीन ने इसके साथ ठीक से इसका काम किया, लेकिन इसका ठीक से पहचान नहीं कर पाए वो। तो इसके बाद रदरफोर्ड ने धनात्मक कणों की खोज की और खोज करने के बाद इन्होंने इसका प्रोटॉन नाम रखा, इसलिए प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड को कहा जाता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इनके बारे में जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1897 में ब्रिटेन के महान भौतिकविद थे जे थॉमसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। रदरफोर्ड ने 1911 में नाभिक की खोज की और बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अलावा भी नाभिक होता है। रदरफोर्ड ने ही ये बताया था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अलावा नाभिक भी होता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में जेम्स चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कणों का प्रहार या बौछार की, जिससे प्रोटॉन से कुछ भार वाले विद्युत उदासीन कण उत्सर्जित हुए। चैडविक ने इन कणों को न्यूट्रॉन नाम दिया। इनकी खोजकर्ता का नाम है चैडविक। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो वैद्युत विभव, ऑप्शन दिया गया है कभी घटता है, कभी बढ़ता है, या घटता ही है, या उतना ही रहता है जितना सतह पर, या 4 नंबर ऑप्शन दिया गया है हर बिंदु पर शून्य होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जानते हैं कि वैद्युत विभव होता क्या है। तो वैद्युत विभव के बारे में जानते हैं। वैद्युत विभव क्या होता है। किसी इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी बिंदु पर स्थित इकाई बिंदुवत धनावेश में संग्रहित विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस बिंदु के विद्युत विभव के बराबर होती है। तो विद्युत विभव की ये डेफिनेशन होती है। उसके बाद हम ऑप्शन देखते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। जब एक समान आवेशित गोला हो और उसके भीतर प्रवेश करते हैं तो वैद्युत विभव उस जगह उतना ही रहता है जितना सतह पर, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी दोस्तों। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, धातु के तार में विद्युत विभव का प्रभाव होता है। जो धातु का तार होता है उसमें विद्युत विभव का प्रवाह क्या होता है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है प्रोटॉन के कारण, उसके बाद दिया गया है आयन के कारण, उसके बाद दिया गया है इलेक्ट्रॉन के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसके बाद देखते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन सही होगा इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन के कारण इसका आंसर क्या सही होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण। धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। जिस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है वह चालक उतना ही अच्छा होता है। कोई भी चालक है अगर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या
जितनी ज़्यादा अधिक होगी वह चालक उतना ही अच्छा होता है। ये आप अलग से बात नोट कर सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। विद्युत वाहक बल EMF आवश्यक होता है। विद्युत वाहक बल जो होता है EMF, वो उसके ऑप्शन देखते हैं कि क्यों आवश्यक होता है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन को गतिमान करने के लिए, इलेक्ट्रॉन का पलायन रोकने के हेतु, चालकता को प्रतिरोध में परिवर्तित करने हेतु, अनियंत्रित परमाणु से इलेक्ट्रॉन को पृथक रखने हेतु। तो इसका आंसर दोस्तों सही होगा इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अब देखते हैं कि जो विद्युत वाहक बल होता है इलेक्ट्रॉन को गतिमान करने के लिए आवश्यक तो होता है। ये चालक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को गतिमान करने हेतु चालक तार में विद्युत वाहक बल लगाना आवश्यक होता है। अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन को गतिमान करना चाहते हैं तो चालक तार में विद्युत वाहक बल जरूर लगाना होगा। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। जो इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर होती है वो हमारी विद्युत धारा कहलाती है। तो विद्युत धारा की भी डेफिनेशन यहाँ से याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, जहाँ पर Q बराबर IT होता है। अब देखते हैं कि जो विद्युत वाहक बल है ये क्या होता है। तो विद्युत वाहक बल की यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये मेरा नया चैनल है तो इसको आप जितना ज़्यादा शेयर कर सके उतना ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बताते हैं कि विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। तो विद्युत वाहक बल जो होता है किसी परपथ के 2 खुले सिरों के बीच इकाई आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य की मात्रा को उन 2 बिंदुओं के बीच का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगर एक परपथ है और उसके 2 खुले सिरों के बीच इकाई आवेश को अगर हम प्रवाहित करने में जो कार्य की मात्रा उन 2 बिंदुओं के बीच में जो है वो विद्युत वाहक बल, उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी का प्रतिरोध है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं असीमित, 1 मेगा ओम या 1 ओम या शून्य। तो इसका आंसर दोस्तों सही हो जाएगा शून्य। जो पृथ्वी का प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। बाद क्वेश्चन 6 आता है कि टेक्नीशियन ए कहता है कि वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर को श्रेणी में लगाया जाता है। टेक्नीशियन बी कहता है कि वोल्ट मीटर नापने के लिए समांतर में कौन सही है। तो ऑप्शन दिए गए हैं टेक्नीशियन ए, ऑप्शन दिया गया है टेक्नीशियन बी, ऑप्शन दिया गया है टेक्नीशियन ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा टेक्नीशियन बी सही कहता है। क्या कहता है टेक्नीशियन बी कि यदि कोई क्योंकि वोल्ट मीटर को सदैव पैरेलल में ही लगाया जाता है ताकि मैक्सिमम वोल्टेज को माप सकें। वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में ही लगाते हैं क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज को माप सकें। और श्रेणी क्रम में अमीटर को लगाया जाता है। श्रेणी क्रम में किसको लगाया जाता है, तो अमीटर को लगाया जाता है ताकि अधिक से अधिक करंट को माप सकें। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा कि वोल्ट मीटर में किस जगह पे लगाया जाता है, किस तरह, और श्रेणी क्रम में अमीटर को क्यों लगाया जाता है, तो अधिक से अधिक करंट को माप सकें, इसलिए श्रेणी क्रम में अमीटर को लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही है टेक्नीशियन बी, टेक्नीशियन बी। उसके बाद दोस्तों देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है ओम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन गलत है। तो ओम का जो नियम होता है उसके अनुसार इसमें कौन सा ऑप्शन गलत होगा। तो ओम के नियम के अनुसार देखते हैं कि ओम के नियमानुसार किसी चालक यदि भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालकों के सिरों पर लगे विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। जो ओम का नियम है वो हमें यह बताता है कि जो सिरों पर लगे विभवांतर तथा उसमें बहने वाली जो धारा आ रही है उसका अनुपात सदैव स्थिर रहता है। कैसे कि इसका ओम का नियम होता है V बराबर IR। इसको हम लिख सकते हैं V/I बराबर यानी कि कांस्टेंट, और उसके बाद
जो आर का मान वो स्थिर मान हो गया, V अपॉन आई भी लिख सकते हैं, आई और V बराबर आई आर भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या नहीं हो सकता है, तो I बराबर V इंटू आर नहीं हो सकता है। यानी कि इसका ऑप्शन सही होगा डी नंबर, इसका ऑप्शन सही होगा डी नंबर कि धारा बराबर प्रतिरोध गुणा विभव अंतर नहीं होता है। धारा बराबर प्रतिरोध गुणा विभवांतर नहीं होता है। ओम का नियम क्या दर्शाता, V बराबर आई आर, यानी कि ओम का नियम धारा बटे विभवांतर बराबर नियतांक भी सही है, विभव अंतर बटे धारा बराबर नियतांक भी सही है, विभव अंतर बराबर धारा गुणा प्रतिरोध भी सही है। धारा गुणा प्रतिरोध गुणा विभवांतर गलत है, ये ओम के नियम को नहीं दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, वैद्युत ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन दिया गया है वाट घंटा, जूल घंटा, वाट सेकेंड, वोल्ट एम्पियर घंटा। तो वैद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है दोस्तों वो होती है वोल्ट एम्पियर घंटा। वोल्ट एम्पियर घंटा ये वैद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। वैद्युत ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, तो वैद्युत ऊर्जा का फार्मूला होता है VIT। वैद्युत ऊर्जा का फार्मूला होता है VIT, जहाँ पर V बराबर होता है वोल्ट, V बराबर होता है वोल्ट और I बराबर होता है एम्पियर और T बराबर होता है सेकेंड। के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं मरकरी, सीसा, कॉपर, जिंक। तो इसका ऑप्शन दोस्तों सही होगा कॉपर। कॉपर की जो प्रतिरोधकता होती है वो सबसे कम होती है। तो कॉपर की प्रतिरोधकता सबसे कम क्यों होती है, तो जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है उसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। कॉपर की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है क्योंकि चालक पदार्थ में सिल्वर के बाद इसका दूसरा स्थान है। अगर चालक पदार्थों की बात करते हैं तो सिल्वर के बाद कॉपर का ही दूसरा स्थान है। और यहाँ पर तीसरा स्थान किसका ये भी बता देती हूँ, तो तीसरा स्थान होता है गोल्ड का, यानी कि सोने का। उसके बाद दोस्तों देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो किस प्रतिरोध का साइज अधिकतम होता है। ऑप्शन दिया गया है 10 ओम से 50 वाट, 10 किलो ओम से 1 वाट, 100 ओम से 10 वाट, 10 मेगा ओम से 1/2 वाट। तो किस प्रतिरोध का साइज अधिकतम होता है, इसमें हमें ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा 10 ओम से 50 वाट। 10 ओम से 50 वाट इसका ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखते हैं कि यदि दो रेजिस्टेंस समान कैपेसिटी के हैं तथा उनकी पावर रेटिंग अलग अलग है, तो दो जो रेजिस्टेंस हैं वो समान रेटिंग के दे दिए गए हैं और समान कैपेसिटी के भी हैं तथा उनकी जो पावर रेटिंग होगी वो अलग अलग दी जाएगी। जिस रेजिस्टेंस की पावर रेटिंग ज़्यादा होगी उस रेजिस्टेंस की साइज अधिक होगी। आप अपने दिमाग में हमेशा ये याद रखना कि जिस रेजिस्टेंस की पावर रेटिंग ज़्यादा होगी उस रेजिस्टेंस की साइज अधिक होगी, जिसकी पावर रेटिंग अधिक होगी उस रेजिस्टेंस का साइज बड़ा होगा। अब देखते हैं कि प्रतिरोध और प्रतिरोधक, यानी कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता भी अलग अलग शब्द होते हैं। देखते हैं कि यह प्रतिरोध जो होता है और प्रतिरोधकता इनमें क्या अंतर होता है। तो प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है वो होता है R बराबर ρL/A, यानी प्रतिरोध धारा के मान को कम करती है। जो प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है वो धारा के मान को कम करता है, यानी कि कोई भी धारा बह रही है उसमें धारा के मान में विरोध करेगा, यही तो होता है रेजिस्टेंस। लेकिन रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता क्या होती है, तो ρ बराबर RA/L होता है, यानी कि जो प्रतिरोधकता होती है वो दो कारणों पर निर्भर रहती है। एक कारण होता है तापमान पर निर्भर रहती है प्रतिरोधकता, और सेकेंड होता है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है प्रतिरोधकता। तो आपसे बस यही याद रखना है कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता अलग अलग होती है। प्रतिरोधकता दो कारणों पर निर्भर करती है और प्रतिरोध धारा के मान को कम करता है। तो नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पाते रहें।